कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में जरूरी दिशा निर्देश देंगे। प्रभारी मंत्रियों को सीट जीतने की जिम्मेदारी दी जाएगी और निर्देश दिए जाएंगे क्या कुछ काम करने हैं और किस तरह से रणनीति बनानी है। ये तमाम चीजें जो हैं वो इस बैठक के जरिए बताई जाएंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में जरूरी दिशा निर्देश देंगे और हम आपको बता दें कि चुनाव वाले जो जिले हैं उनके जो प्रभारी हैं वो प्रभारी मंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इन मंत्रियों को शामिल करने का देखिए एक ही कारण है और वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरह से उपचुनाव में अपनी जीत जो है वो कायम करनी है। मंत्रियों की बैठक में जिलों के प्रभारी को बुलाया गया है इस बैठक में और उपचुनाव को लेकर रणनीति जो है वो तय की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखंड, योगी आदित्यनाथ की बैठक ये शुरू हो गई है और इस बैठक के बाद दिशा निर्देश और फिर कमर कस ली जाएगी। बिल्कुल, तैयारी तो यही है और चूंकि अब चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, नामांकन शुरू हो चुका है और नामांकन 25 तारीख तक चलना है। इसके पहले फहरिस्त जारी करनी होगी कि कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, तो जाहिर सी बात है उसको लेके भी मंथन होना है और शायद ये मंथन पूरा भी हो गया है चूंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश अध्यक्ष और जो गोविंद नारायण शुक्ला जो कि इसका प्रभार जिनके पास है बीजेपी का, उन्होंने अभी मुख्यमंत्री को नवीनीकरण कराई है उनकी सदस्यता भी बीजेपी की। तो कुल मिला के सारे मंत्री जो जिनको प्रभार दिया गया है अलग अलग जिलों का, जो जिन जिलों में चुनाव हो रहा है उनके प्रभारी मंत्री जो हैं वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं और साथ में जो कि 30 मंत्रियों की जंबो टीम लगाई गई थी अलग अलग सीटों पर कि वो सीटों का माहौल देखें। और 10 सीटें तब हुआ करती थी जिन पे उपचुनाव होना था, लेकिन उसमें मिल्कीपुर सीट पे चुनाव हो नहीं रहा है। तो ऐसे में जो 9 सीटें बचती हैं उन 9 सीटों पे बीजेपी की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, जो विपक्ष है, विपक्ष के जो मुद्दे हैं, विपक्ष के जो एजेंडे हैं, उन एजेंडों को काट कैसे तैयार की जाएगी, ये सारी कुछ चीजें होंगी ही। इसके अलावा जो जनता के बीच से इनपुट मिला है मंत्रियों को कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, जो काम हुआ है उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आया है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का दौरा करते रहे, तमाम सीटों का दौरा करते रहे और तकरीबन 5000 करोड़ से ज्यादा का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है विभिन्न परियोजनाओं का, कार्यक्रमों का। तो ऐसे में ये बेहद अहम हो जाता है कि अब इस पूरे माहौल को समझा जाए। और हम इस समय जहां मौजूद हैं ये सीएम आवास के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं सीएम आवास यही है और पीछे मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगभग 10:30 बजे से ही शुरू हो गया था और 11 बजने से पहले ही तमाम मंत्री पहुंच गए थे। आखिर में पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो तकरीबन 57 मिनट पे पहुंचे हैं, 10:57 पे और मीटिंग शुरू हो चुकी है ये बताया गया है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही डीजीपी जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे लगभग 10:30 बजे उनकी गाड़ी बाहर निकल गई है। तो ऐसे में जो मीटिंग है वो मीटिंग शुरू होने के की खबर आ रही है और ये मीटिंग इस वजह से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से बीजेपी को एक बड़ा सेटबैक लगा था, उस बड़े सेटबैक की कार्ड तैयार करना बहुत जरूरी बीजेपी के लिए था और बीजेपी इस तरीके से तैयारी जब कर रही थी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सीटों की कमान अपने हाथों में ली जिनमें मिल्कीपुर भी शामिल था और कटहरी तो है ही। तो ऐसे में मिल्कीपुर में अब चूंकि चुनाव नहीं हो रहा है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को 2-2 सीटें दी गई थी। तो ये बेहद अहम हो गई है ये मीटिंग और इस मीटिंग से निकलने वाले जो निर्देश होंगे, जो मुख्यमंत्री का जो संदेश होगा, जो पार्टी कार्डर से जो मैसेज निकल के आया है, वो चूंकि बीजेपी के आला नेता भी इसमें मौजूद हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और गोविंद नारायण शुक्ला मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री हैं राम प्रताप सिंह वो मौजूद हैं। तो इन लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि ये कितनी अहम मीटिंग है। मुमकिन है कि आज इशारा कर दिया जाए कि किन किन लोगों को टिकट मिल रहा है, लेकिन ये गोपनीय ही रखा जाएगा जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता। बीजेपी की शैली में, कार्यशैली में ये कभी नहीं होता है कि उसे जाहिर किया जाए। तो बीजेपी जो 2014 के बाद से जिस तरीके से दिखाई देती है उसका अनुशासन कुछ अलग तरीके का देखने को मिलता है। तो ये मीटिंग ज्यादा हद तक इस बात को लेके ही है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से जो विपक्ष हमलावर रुख अख्तियार करेगा तो उसकी काट कैसे तैयार की जाएगी, क्या तर्क उसके रखे जाने हैं।
जो कैंडिडेट होंगे, कैंडिडेट के लिए जो जातीय समीकरण है, उन जातीय समीकरणों के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी उनको साधने की, क्योंकि यही पीडीए था जिसकी वजह से बीजेपी को माना जा रहा है कि सबसे बड़ा सेटबैक लगा था। और संविधान को लेकर खतरे में जो बात उठाई गई थी विपक्ष की तरफ से, उसका भी। तो इन दोनों ही मसलों को किस तरीके से उसकी काट तैयार की जाएगी, विपक्ष को किस तरीके से बैकफुट पे लाने की कोशिश की जाएगी, ये सारी रणनीति यहाँ पे बन रही होगी। और निश्चित तौर पर उसको लेके जो बातें होंगी, मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे, और दूसरी चीज जो डबल इंजन के सरकार के कामकाज का जो ब्यौरा है, उसको किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाना है, कैसे चुनावी प्रचार शुरू होना है, चुनाव प्रचार की रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जानी है, किन किन लोगों को किन किन मुद्दों पे किस वर्ग को साधने की जिम्मेदारी होगी, ये सब कुछ भी तय होना है। तो बेहद अहम हो जाती है ये बैठक। बिल्कुल। और अखंड, आपने लोकसभा चुनाव की बात करी कि लोकसभा चुनाव में सेटबैक लगा, और साथ ही साथ आपने संविधान की बात करी कि संविधान को बदल दिया जाएगा। ये दुष्प्रचार भी विपक्ष की तरफ से चलाया गया था। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आप हरियाणा को देखिए, यही दुष्प्रचार विपक्ष की तरफ से किया गया, लेकिन सरकार जो है बहुमत के साथ बीजेपी की बनती है। और अब क्या माना जाए कि दोनों तरह के पहलू हैं, लेकिन एक में आप देखिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, अगर लोकसभा चुनाव का मद्देनजर देखें तो लो होगा, लेकिन हरियाणा चुनाव के मद्देनजर देखें तो फ्यूल मिल गया है बीजेपी को। बिल्कुल, हरियाणा चुनाव बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम किया है। और संजीवनी इस वजह से भी क्योंकि एक तरीके से ये सीट, वो हरियाणा का चुनाव बीजेपी के हाथों से निकला हुआ माना जा रहा था। जितने चुनावी सर्वे आए थे, जितने एग्जिट पोल आए थे, वो सभी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे। और यहाँ तक कि जलेबियों के ऑर्डर तक दे दिए गए थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन वो सारी चीजें, मिठाइयों का जो जायका था, जो मिठास घुली, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के तमाम नेताओं के मुंह में घुली थी। तो ये जो रणनीति बनाई गई थी, जो साधने की जो कोशिश की गई थी, जो माइनस जाट जो रणनीति बनाई गई थी, उनको साधा जाए, एक बड़े वोट बैंक पे हमारी सीधी पकड़ बनाई जाए, उसमें एक बहुत बड़ा रोल इसका रहा है। तो ऐसे में बीजेपी इस रणनीति की तरफ भी चल रही है, क्योंकि इन चुनावों में 5 सीटों पे बीएसपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो चुनाव लड़ने जा रही है। शायद सभी सीटों पे, जो 9 सीटें हैं, उन सभी सीटों पे बीएसपी भी अपनी उम्मीदवारी यहाँ पे दिखाएगी और अपनी दमदार वापसी करना चाहेगी। तो ऐसे में ये चुनाव कई एंगल से, कई कोणों से ये देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि दलित वोट बैंक सभी सीटों पे लगभग 50 से 1 लाख, बिल्कुल, यानी कि जातीय समीकरण यहाँ पर भी 10 सीटों पर साधने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखंड, तमाम जानकारी के लिए।